हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर और एजुकेशन अड्डा 24/7 पर, यानी कि 24/7 पर। दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है इनडायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच क्लास 10th के लिए, जिसमें हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। तो जो अपना टॉपिक है आज का वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें इसका इनडायरेक्ट सीखने से पहले यह जानना होगा कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या लिखेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक का नाम है यस ऑब्लिक नो आंसर टाइप सेंटेंस। पहला है यस ऑब्लिक नो आंसर टाइप सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके, उसे यस ऑब्लिक नो टाइप आंसर टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। यस ऑब्लिक नो टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे? ये प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इज आर एम वाज वर। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इज आर एम वाज वर। इज आर एम वाज वर। शैल विल हैज हैव डू। शैल विल हैज हैव डू। उसके बाद डू हो गया डज डिड मे कैन। डज डिड मे कैन। डज डिड मे कैन शुड आदि से प्रारंभ होते हैं। शुड आदि से प्रारंभ होते हैं, यानी कि जो यस आर नो आंसर टाइप सेंटेंसेस होते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, और उसके बाद इन वाक्यों का जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। इन वाक्यों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन वाक्यों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। कैसे? जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है, एक एग्जाम्पल है आर यू आ बॉय। एग्जाम्पल में आर यू आ बॉय, तो इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है या नहीं? क्या तुम एक लड़के हो? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। विल यू गो टू स्कूल टुडे? विल यू गो टू स्कूल टुडे? क्या तुम आज स्कूल जाओगे? यदि जाओगे तो हाँ, और यदि नहीं जाओगे तो नहीं। यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य
जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है उसे सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है या फिर यस आर नो आंसर टाइप सेंटेंसेस कहा जाता है। अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा प्रकार है इसका, उसका क्या नाम है, दूसरे प्रकार के सेंटेंस का क्या नाम है। तो आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपना दूसरा टाइप कि दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका क्या नाम है। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देंगे तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए एसटीडी से रिलेटेड आप सबको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हो गया पहला टाइप। अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप जिसे कहते हैं WH टाइप सेंटेंसेस। WH टाइप सेंटेंसेस यानी कि WH टाइप सेंटेंसेस, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड जैसे, चलिए देखते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये ऐसे लिख देते हैं ये सेंटेंस या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे WHO, WHAT, WHY आदि से प्रारंभ होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं उन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हु आर यू, एग्जाम्पल में हु आर यू। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। और नोट पॉइंट में लिखेंगे कि ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं इन सभी का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। ऐसे वाक्यों का जवाब, ऐसे वाक्यों का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। जवाब देने के लिए एक वाक्य बोलना पड़ता है, यानी कि जवाब देने के लिए एक वाक्य देना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और दोनों प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने का भिन्न भिन्न रूल है। दूसरा पॉइंट, दोनों प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट भिन्न भिन्न नियम से बनता है, यानी कि दोनों का नियम अलग अलग है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में जो कॉमन रूल है वो कौन सा फॉलो होता है और उसके बाद जो अलग रूल है वो किस प्रकार से फॉलो होता है। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक सिंगल इंट्रोगेटिव और इसे डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। इस सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। WH टाइप वाले को डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं जैसे हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, ऐसे वाक्यों का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। जवाब देने के लिए कुछ वाक्य बोलना पड़ता है और दोनों प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट भिन्न भिन्न नियम से बनता है। तो अब हम अगले
आगे देखते हैं, जो कॉमन रूल है दोनों में, जो दोनों का कॉमन रूल है उसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव यानी यस और नो टाइप वाले सेंटेंस का जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, और WH टाइप का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। अब हम देखते हैं यस और नो आंसर टाइप और WH टाइप में जो कॉमन रूल फॉलो होता है, कॉमन रूल फॉलो होता है वो कौन कौन से रूल हैं जो दोनों में ही फॉलो होते हैं। तो पहला नियम देखेंगे यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को इसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। दोनों में होता है ऐसा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। और जो दूसरा रूल है, दोनों में जो दूसरा रूल समान है, यहाँ पर इन वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। क्या इन वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। इन वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। दूसरा नियम है, इन वाक्यों में दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो अपना तीसरा रूल है उसको देख लेते हैं कि जो अपना तीसरा रूल है वो क्या है। तो तीसरा रूल है प्रोनाउन क्रिया तथा निकटता सूचक शब्दों, क्या प्रोनाउन वर्ब तथा जो नियरनेस वाले वाक्य होते हैं, यानी कि निकटता सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्दों, प्रोनाउन वर्ब तथा निकटता सूचक शब्दों के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस वाला रूल फॉलो किया जाता है। के लिए असर्टिव सेंटेंसेस से संबंधित नियम को फॉलो करते हैं, प्रोनाउन वर्ब तथा निकटता सूचक यानी कि सर्वनाम क्रिया तथा निकटता सूचक शब्दों के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस से संबंधित नियमों को फॉलो करते हैं। यानी कि पुराने वाले वीडियो में जिन नियमों को बताया गया है उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग यहाँ पर परिवर्तन होता है। चौथा है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। जब इसको इनडायरेक्ट बना देंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं लगता, प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार लिखेंगे, ये दोनों में फॉलो होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। इन वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रोनाउन वर्ब तथा निकटता सूचक शब्दों के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंसेस से नियमित संबंधित नियम को फॉलो करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो रूल नंबर 5 है,
इसको नोट कर लेंगे। और रूल नंबर 5 देखते हैं कि कौन सा नियम, पांचवा कौन सा है जो फॉलो होता है इसमें और समान रूप से दोनों में फॉलो होता है। उसके बाद हम अलग अलग देखेंगे कि जो अलग अलग रूल है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर में हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट के ठीक बाद इफ, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लगाया जाता है, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर का प्रयोग तथा प्रश्नवाचक का प्रयोग तथा प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट के ठीक बाद इफ या वेदर का प्रयोग तथा प्रश्नवाचक शब्दों वाले वाक्यों में, प्रश्नवाचक शब्दों वाले वाक्यों में क्या होता है, वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट के ठीक बाद, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो वहां पर लिखा होता है, सीधे प्रश्नवाचक शब्द आज से वाक्य की शुरुआत की जाती है। सीधे प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत की जाती है। वाक्य की शुरुआत की जाती है, सीधे प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत की जाती है। और 6 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर जो लास्ट रूल है, कॉमन रूल, वो इस प्रकार है कि सत्य तो यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी वाक्य का कंस्ट्रक्शन इंट्रोगेटिव के समान ही नहीं होता है, बल्कि स्टेटमेंट ही बन जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस से थोड़ा भिन्न है। इन्हें इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हमें इन 5 नियमों को याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के ठीक बाद इफ या वेदर का प्रयोग कर दिया जाता है, और प्रश्नवाचक शब्दों वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के ठीक बाद सीधे प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत करते हैं। कब? इनडायरेक्ट बनाते समय। इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं यस और नो टाइप, आंसर टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाया जाता है। कॉमन रूल हो गया। अब फर्स्ट टाइप यानी कि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट टाइप यस और नो, यस और नो आंसर टाइप, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस। इसका इनडायरेक्ट किस प्रकार बनेगा। फर्स्ट टाइप यानी यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो, इनका इनडायरेक्ट कैसे बनाना होता है। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। आप सबको पहले बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 का एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है रामा सेड टू मोहन, या फिर ऐसे लिखते हैं रामा सेड टू मोहन, कामा इनवाइटेड कामा, और आर यू गोइंग होम, आर यू गोइंग होम, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद इनवर्टेड कामा बंद कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर रामा लिखेंगे और सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आप लोग बताएंगे। सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। उसके बाद
मोहन, यहाँ पर हमने देखा था कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ, और यू है यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। और उसके बाद ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और उसके बाद गोइंग होम, आखिरी में फुल स्टॉप। ही वाज गोइंग होम और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा गया है एग्जाम्पल, राम सेड टू हिम आर यू रीडिंग। राम सेड टू हिम आर यू रीडिंग, इसको लिखते हैं, चलिए लिखते हैं नंबर 2, राम सेड टू हिम आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। तो यहां पर बनाएंगे राम सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाएंगे, ना कि टोल्ड हिम, और उसके बाद फिर यहाँ पर इफ लगाएंगे, आर है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट यू लिखा गया है, यू हो जाएगा चेंज हिम के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और आर हो जाएगा वाज में रीडिंग फुल स्टॉप। बस इतना ही करना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर, सीता सेड टू मीरा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीता सेड टू मीरा कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे सीता आस्क्ड मीरा, इफ यू है मीरा के अनुसार हो जाएगा सी, कैन का हो जाएगा कुड, सॉल्व दिस चेंज हो जाएगा दैट में क्वेश्चन। बस इतना ही बनाना है। सीता आस्क्ड मीरा इफ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इफ या वेदर का प्रयोग कहाँ करें। इफ या वेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसे मिटाकर अब हम देखते हैं कि इफ का प्रयोग और वेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इफ का प्रयोग तो हमने देख लिया है, अब देखते हैं इफ या वेदर का प्रयोग कहाँ करें। कुछ इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर कि विशेष रूप में इफ या वेदर का प्रयोग कहाँ करें। इफ या वेदर का प्रयोग कहाँ करें, तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विकल्प या चॉइस बताने के लिए वेदर का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। विकल्प या चॉइस बताने के लिए वेदर का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। विकल्प या चॉइस बताने के लिए वेदर का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल लिखा गया है, ही आस्क्ड कामा इन्वर्टेड कामा डू यू वांट टू हैव टी आर कॉफी। डू यू वांट, यहाँ पर सेड लिखेंगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू यू वांट टू हैव टी आर कॉफी। डू यू वांट टू हैव टी आर कॉफी। तो इसे बनाएंगे ही आस्क्ड, और यहाँ पर हो जाएगा वेदर, ही आस्क्ड वेदर, और उसके बाद यू लिखा गया है, सेड टू मी मान लेंगे यहाँ पर अगर, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, और आई के बाद डू लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वांटेड टू हैव टी आर
कॉफी, टू हैव TR कॉफी हो जाएगा, ये वाक्य बनेगा। और कंडीशनल सेंटेंस में वेदर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कंडीशनल सेंटेंस में वेदर का प्रयोग किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस में वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद इफ यू कम, इफ यू कम, उसके बाद कामा लगाकर लिखा गया है आई शैल हेल्प यू। यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोहन आस्क्ड मी, और उसके बाद इसके स्थान पर क्या लगेगा, वेदर लगेगा, वेदर, और यू चेंज हो जाएगा किस में, आई, यू चेंज हो जाएगा मी के अनुसार आई में, और कम हो जाएगा गो, गो को लिखेंगे वेंट, और उसके बाद आई वेंट के बाद हो जाएगा आई चेंज होगा ये सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार, ही, सैल का चेंज हो जाएगा शुड, लेकिन यहाँ पर ही के अनुसार क्या हो जाएगा, वुड, हेल्प, यू के अनुसार क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का है क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू का है ऑब्जेक्टिव रूप, मी हो जाएगा। तो आई थिंक ये आप सबको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये दो नियम है कि कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो वहां पर वेदर का प्रयोग ठीक माना जाता है, और चॉइस या विकल्प बताने के लिए, विकल्प या चॉइस बताने के लिए वेदर का प्रयोग किया जाना चाहिए। वेदर का प्रयोग कहाँ कहाँ करें, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वेदर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर किया जाना चाहिए। तो चॉइस बताने के लिए वेदर का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ वेदर का प्रयोग और कहाँ पर किया जाता है, चॉइस के बाद यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में भी वेदर का प्रयोग ही किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो कुछ क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, सेकंड टाइप वाला, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के कामाज यूं ही हट जाते हैं। इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता है, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता, बल्कि दिए गए क्वेश्चन वर्ड को का ही प्रयोग कर देते हैं। आप सबको आगे बताया गया है कि यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग ही कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा प्रकार है आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सेड के स्थान पर हो जाएगा आस्क्ड हिम, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, तो इसको हटाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि आई आस्क्ड हिम व्हाट हो जाएगा, यहाँ पर व्हाट ही हो जाएगा, और यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही हो जाएगा, और आर का हो जाएगा वाज, ही वाज, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर डूइंग, फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल हो गया। नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि द फादर सेड टू हिम, द फादर सेड टू हिम, सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई आर यू किलिंग योर टाइम, व्हाई आर यू किलिंग योर टाइम, व्हाई आर यू किलिंग योर टाइम। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द फादर आस्क्ड हिम
और इसको हटाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर y है तो y ही लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर देते हैं। यू चेंज होगा हिम के अनुसार तो ही हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा वाज में, ही वाज किलिंग, और उसके बाद योर किस में चेंज होगा तो आप सब बता सकते हैं हिज में, और टाइम, ही वाज किलिंग हिज टाइम। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अनिल सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। तीसरा, अनिल सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद व्हाई डिड यू डू इट, व्हाई डिड यू डू इट। तो ये हो जाएगा अनिल सेड टू के स्थान पर आस्क्ड मी वाई, और ये किस में लिखा गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। डिड चेंज हो जाता है हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज होगा तो वाई, और उसके बाद ये हो जाएगा मी के अनुसार आई, और डिड के अनुसार हैड, और उसके बाद क्या लग जाएगा डन, आई हैड डन, और इट का चेंज होता है इट में ही, यानी कि इट का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये सेकेंड टाइप अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और अब आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे अपना जो अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे अपना इम्परेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, तो इसको देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। और सबसे पहले तो जानेंगे किसे इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। उसके बाद फिर जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए अब आगे इसको हम शुरू करते हैं।